न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश और प्रदेश की खबरों की ओर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। निशांत भाई के नारों से गरमाई बिहार की राजनीति। मुंबई विजय शाह का बयान देशद्रोह का मामला, बोले हर्षवर्धन सबका। मुंबई एयरपोर्ट और ताज होटल को बम से उड़ाने। जल जीवन मिशन में लापरवाही पर सीएम योगी का सख्त एक्शन। तो खबरें विस्तार से। निशांत भाई के नारों से गरमाई बिहार की राजनीति। बिहार में महज कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है, इसे लेकर सियासी गलियारों में चुनावी हलचल काफी तेज हो गई। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में कूद गए। इसी बीच एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की खबर जोर पकड़ती नजर आ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते बुधवार यानी 14 मई को सीएम नीतीश कुमार हरनौत प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे। यहां वह अपनी पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा की पुण्यतिथि के अवसर पहुंचे थे और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी स्व मंजू कुमारी सिन्हा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी दौरान उनके बेटे निशांत कुमार भी वहां मौजूद थे। ऐसे में बड़ी संख्या में जदयू के नेता और कार्यकर्ता बिहार के मौजूद सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में नारा लगाते हुए दिखाई दिए। इससे पहले भी निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री खूब चर्चाएं हो रही थी। पिछले कुछ समय से लगातार निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। निशांत लगातार अपने बयानों से मीडिया में हेडलाइन बने हुए हैं। वही ऐसे में यह वीडियो उनके बदलते रुख का संकेत माना जा रहा है। जदयू के युवा कार्यकर्ताओं में सीएम नीतीश के बेटे निशांत को लेकर उत्साह साफ नजर आ रहा है। इस वीडियो के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या निशांत कुमार बिहार की सियासत का अगला चेहरा बनेंगे? क्या पिता नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत तब बेटे के हाथों में सौंप दी जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। बिहार में महज कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है, इसे लेकर सियासी गलियारों में चुनावी हलचल काफी तेज हो गई। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में कूद गए। इसी बीच एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की खबर जोर पकड़ती नजर आ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते बुधवार यानी 14 मई को सीएम नीतीश कुमार हरनौत प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे। यहां वह अपनी पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा की पुण्यतिथि के अवसर पहुंचे थे और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी स्व मंजू कुमारी सिन्हा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी दौरान उनके बेटे निशांत कुमार भी वहां मौजूद थे। ऐसे में बड़ी संख्या में जदयू के नेता और कार्यकर्ता बिहार के मौजूद सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में नारा लगाते हुए दिखाई दिए। इससे पहले भी निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री खूब चर्चाएं हो रही थी। पिछले कुछ समय से लगातार निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। निशांत लगातार अपने बयानों से मीडिया में हेडलाइन बने हुए हैं। वही ऐसे में यह वीडियो उनके बदलते रुख का संकेत माना जा रहा है। जदयू के युवा कार्यकर्ताओं में सीएम नीतीश के बेटे निशांत को लेकर उत्साह साफ नजर आ रहा है। इस वीडियो के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या निशांत कुमार बिहार की सियासत का अगला चेहरा बनेंगे? क्या पिता नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत तब बेटे के हाथों में सौंप दी जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। बिहार में महज कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है, इसे लेकर सियासी गलियारों में चुनावी हलचल काफी तेज हो गई। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में कूद गए। इसी बीच एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की खबर जोर पकड़ती नजर आ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते बुधवार यानी 14 मई को सीएम नीतीश कुमार हरनौत प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे। यहां वह अपनी पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा की पुण्यतिथि के अवसर पहुंचे थे और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी स्व मंजू कुमारी सिन्हा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी दौरान उनके बेटे निशांत कुमार भी वहां मौजूद थे। ऐसे में बड़ी संख्या में जदयू के नेता और कार्यकर्ता बिहार के मौजूद सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में नारा लगाते हुए दिखाई दिए। इससे पहले भी निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री खूब चर्चाएं हो रही थी। पिछले कुछ समय से लगातार निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। निशांत लगातार अपने बयानों से मीडिया में हेडलाइन बने हुए हैं।
वही ऐसे में यह वीडियो उनके बदलते रुख का संकेत माना जा रहा है। जदयू के युवा कार्यकर्ताओं में सीएम नीतीश के बेटे निशांत को लेकर उत्साह साफ नजर आ रहा है। इस वीडियो के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या निशांत कुमार बिहार की सियासत का अगला चेहरा बनेंगे? क्या पिता नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत तब बेटे के हाथों में सौंप दी जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। बिहार का युवा नेता कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत भाई जैसा हो, बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत भाई जैसा हो। बढ़ती अगली खबर क्या? कुंवर विजय शाह का बयान देशद्रोह का मामला, बोले हर्षवर्धन सबका। विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित हो गई है। अब मामले में अगली सुनवाई 19 मई को हुई। मंत्री कुंवर विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है और सुनवाई 19 मई तक टाल दी। विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के खिलाफ एक और याचिका दी गई। याचिका में विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वही अब कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने कहा है कि विजय शाह को बयान दिए 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। यह देशद्रोह का मामला है, लेकिन भाजपा और मध्य प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे लिए सशस्त्र होना बहुत सम्माननीय है। विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित हो गई है। अब मामले में अगली सुनवाई 19 मई को हुई। मंत्री कुंवर विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है और सुनवाई 19 मई तक टाल दी। विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के खिलाफ एक और याचिका दी गई। याचिका में विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वही अब कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने कहा है कि विजय शाह को बयान दिए 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। यह देशद्रोह का मामला है, लेकिन भाजपा और मध्य प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे लिए सशस्त्र होना बहुत सम्माननीय है। विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित हो गई है। अब मामले में अगली सुनवाई 19 मई को हुई। मंत्री कुंवर विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है और सुनवाई 19 मई तक टाल दी। विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के खिलाफ एक और याचिका दी गई। याचिका में विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वही अब कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने कहा है कि विजय शाह को बयान दिए 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। यह देशद्रोह का मामला है, लेकिन भाजपा और मध्य प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे लिए सशस्त्र होना बहुत सम्माननीय है। ने 48 घंटे से ज्यादा समय बकवास करके हो चुका है, मगर ना उनको सलाखों के पीछे अभी तक भेजा गया है। बीच में हाईकोर्ट ने भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। ना वो शर्मसार है, ना वो माफी मांगने के लिए तैयार है, और उसके तत्काल बाद अभी डिप्टी जो सीएम है वो भी एक बहुत ही गंदा बयान करते हैं। ये दोनों जो बयान है ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। जो राष्ट्र की जानकारी देने के लिए जो महिला खड़ी होती है उनके बारे में शाह इस प्रकार से बात करते हैं, उनको शर्म नहीं आती? और ये सरकार उनको बर्खास्त नहीं करती और पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं करती, तो बीजेपी को शर्म आना चाहिए कि इतने गंदे और राष्ट्रद्रोही आदमी को, जिसके देश की वीरता के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, देश के धर्म के साथ भी जिनका इत्तेफाक नहीं है, ऐसे आदमी पर कोई कार्रवाई बीजेपी जो है वो शाह पर नहीं कर रही है। और बहरहाल इसपे और एक बेतुका बयान आता है और उसमें सेना को भी नतमस्तक मोदी के सामने करने की जो बात आती है, ये देश को शर्मनाक करने की बात है। हमारे लिए सेना का जो स्वाभिमान है, सेना की जो आन बान शान है, हमारे लिए सर्वोपरि है। और ऐसे को झुकाना चाहते हो? क्यों झुकाना चाहते हो? सेना के अफसरों के, सेना के प्रमुख के
सर पे जो कैप होती है उसमें भारत के जो प्रतीक है, सत्यमेव जयते का प्रतीक है, आर्मी के प्रतीक है, ये सारे होते हैं। और ऐसे सर को आप झुकाना चाहते हो? आप कहना क्या चाहते हो? आपका सीधा जो कहना है वो महिमा मंडल चल रहा है। आप मोदी जी का महिमा मंडल कर रहे हो, ये गलत है। आपको व्यक्तिगत उनके पैरों पर झुकना है या और कुछ करना है, वो आपका निजी मामला है। मगर सेना को आप यदि झुकाते हो तो जो सेना बड़े शान से पिछले 75 सालों से खड़ी है, हर लड़ाई में, हर युद्ध में उन्होंने हमारे भारत की रक्षा की है, और उनका सर हमारे लिए जो है वो सर्वतोपरि है, सर्वोच्च है। और ऐसे सर को आप झुकाना चाहते हो, ये बहुत निंदनीय है। इन दोनों पर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं और हमेशा वो जताने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इन दोनों के बयानों पर देश की माफी मांगना चाहिए, सेना की माफी मांगना चाहिए, और इन दोनों को सलाखों के पीछे उन्होंने रखना चाहिए। अब उनको जो महिमा मंडल करना है तो आप अपने आप में करो। मोदी जी जो है ये तो ऐसे व्यक्ति है कि वडनगर में रेलवे आने से पहले वो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करते थे। स्कूल में जाते समय मगरमच्छ की पीठ पर पैर लगकर हो जाते थे। ये बात अपने हद तक हंसने जैसी होने के बावजूद अपने हद तक वो कहीं ना कहीं वो अलग बात है। मगर ये राष्ट्र के लोगों को आप झुकाना चाहते हो, इतना अहंकार मोदी जी अच्छा नहीं। आपके चेले चपाटों को सिखा दो कि ये देश जो है ये बड़ा सांस्कृतिक देश है, बड़ा देश है, इसकी परंपराएं है, इसकी सभ्यता है, उसका आप उसकी कदर करो। और इन दोनों पर तात्काल स्वरूप में पार्टी से निष्कासित करो, मंत्रिमंडल से निष्कासित करो और इनको सलाखों के पीछे डालो। सर, ये कांग्रेस के जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बारे में कहा कि कुछ सक्सेस नहीं है, सिर्फ बातें की हैं और कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ है और ज्यादा लोग मरे नहीं हैं जो पाकिस्तान में किया गया है, इस तरह के उनका भी बयान नहीं। उनका जो भी कोई बयान होगा वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उसकी जांच जो है जरूर हम करेंगे। मगर ऐसा उनका जो बयान है निजी बयान है। हमको सेना की जो की हुई कार्रवाई है उस पर हमारा विश्वास है, हमें गर्व है और हम सेना के साथ है। सर, समाजवादी के पार्टी के एमपी राम गोपाल यादव, उनके बारे में, उनकी जाति, बाकी और भी बातें कही उन्होंने, किस तरह से कहना देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर की यशोगाथा बताने के लिए जो 3 लोग सामने आए, 2 महिला थी, 1 पुरुष था, पीछे भारत का तिरंगा और आर्मी की निशान झंडे जो है वो लहरा रहे थे। और वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं, वो राष्ट्र के प्रतिनिधि थे, राष्ट्र के वो प्रतीक थे। उसमें कोई उनकी जाति नहीं थी, कोई उनका धर्म नहीं था, वो बस केवल भारतीय थे और उनके भारतीय होने पे हमारे नाज है। इस प्रकार से बयान देना। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई एयरपोर्ट और ताज होटल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ताज होटल, ताज महल पैलेस होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी मेल के जरिए मुंबई एयरपोर्ट पुलिस के ईमेल आईडी पर भेजी गई है, जिसमें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल में दावा किया गया कि ताज महल पैलेस होटल और एयरपोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई, जिसके बाद पूरे मुंबई में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई। इधर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और ताज महल पैलेस होटल पर डॉग स्क्वाड को टीम ने कोने कोने की जांच की। मुंबई पुलिस मेल भेजने वाले तलाशी में जुट गई है। इससे पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की थी। मरने वाले पर्यटकों में कई महाराष्ट्र से थे। भारत ने इस हमले का बदला पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर लिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ताज होटल, ताज महल पैलेस होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी मेल के जरिए मुंबई एयरपोर्ट पुलिस के ईमेल आईडी पर भेजी गई है, जिसमें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल में दावा किया गया कि ताज महल पैलेस होटल और एयरपोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई, जिसके बाद पूरे मुंबई में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई। इधर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और ताज महल पैलेस होटल पर डॉग स्क्वाड को टीम ने कोने कोने की जांच की।
मुंबई पुलिस मेल भेजने वाले तलाशी में जुट गई है। इससे पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बम उड़ाने की धमकी मिली थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की थी। मरने वाले पर्यटकों में कई महाराष्ट्र से थे। भारत ने इस हमले का बदला पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर लिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ताज महल पैलेस होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी मेल के जरिए मुंबई एयरपोर्ट पुलिस के ईमेल आईडी पर भेजी गई है, जिसमें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल में दावा किया गया कि ताज महल पैलेस होटल और एयरपोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई, जिसके बाद पूरे मुंबई में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई। इधर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और ताज महल पैलेस होटल पर डॉग स्क्वाड को टीम ने कोने कोने की जांच की। मुंबई पुलिस मेल भेजने वाले तलाशी में जुट गई है। इससे पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बम उड़ाने की धमकी मिली थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की थी। मरने वाले पर्यटकों में कई महाराष्ट्र से थे। भारत ने इस हमले का बदला पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर लिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। जल जीवन मिशन में लापरवाही पर सीएम योगी का सख्त एक्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बीते 4 वर्षों में 183 अफसरों कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इनमें से 122 अधिकारियों पर जांच बैठाई गई और 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, जबकि 6 को निलंबित कर दिया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक सबसे अधिक कार्रवाई अधिशासी अभियंताओं पर की गई है। अभी तक 7 मुख्य अभियंताओं पर अनुशासनिक जांच के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 4 के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा 5 अधीक्षण अभियंताओं पर जांच और 7 के खिलाफ कार्रवाई की गई। 59 अधिशासी अभियंताओं पर जांच बैठाई गई है, वहीं 4 को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही 32 सहायक अभियंताओं पर जांच बैठाकर 2 का निलंबन किया गया। वहीं 19 अवर अभियंताओं की अनुशासनिक जांच की गई है। इस तरह लापरवाही बरतने वालों पर कुल 122 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक जांच, 55 को नोटिस जारी किया गया और 6 का निलंबन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि राज्य में विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बीते 4 वर्षों में 183 अफसरों कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इनमें से 122 अधिकारियों पर जांच बैठाई गई और 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, जबकि 6 को निलंबित कर दिया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक सबसे अधिक कार्रवाई अधिशासी अभियंताओं पर की गई है। अभी तक 7 मुख्य अभियंताओं पर अनुशासनिक जांच के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 4 के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा 5 अधीक्षण अभियंताओं पर जांच और 7 के खिलाफ कार्रवाई की गई। 59 अधिशासी अभियंताओं पर जांच बैठाई गई है, वहीं 4 को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही 32 सहायक अभियंताओं पर जांच बैठाकर 2 का निलंबन किया गया। वहीं 19 अवर अभियंताओं की अनुशासनिक जांच की गई है। इस तरह लापरवाही बरतने वालों पर कुल 122 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक जांच, 55 को नोटिस जारी किया गया और 6 का निलंबन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि राज्य में विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बीते 4 वर्षों में 183 अफसरों
कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इनमें से 122 अधिकारियों पर जांच बैठाई गई और 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, जबकि 6 को निलंबित कर दिया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक सबसे अधिक कार्रवाई अधिशासी अभियंताओं पर की गई है। अभी तक 7 मुख्य अभियंताओं पर अनुशासनिक जांच के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 4 के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा 5 अधीक्षण अभियंताओं पर जांच और 7 के खिलाफ कार्रवाई की गई। 59 अधिशासी अभियंताओं पर जांच बैठाई गई है, वहीं 4 को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही 32 सहायक अभियंताओं पर जांच बैठाकर 2 का निलंबन किया गया। वहीं 19 अवर अभियंताओं की अनुशासनिक जांच की गई है। इस तरह लापरवाही बरतने वालों पर कुल 122 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक जांच, 55 को नोटिस जारी किया गया और 6 का निलंबन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि राज्य में विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। बंगाल में एसएससी शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन का बीजेपी ने किया समर्थन। पश्चिम बंगाल के साल्ट लेक स्थित शिक्षा विभाग मुख्यालय विकास भवन के बाहर शुक्रवार को भी शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी शिक्षकों की मांग कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर न किया जाए और उनकी नौकरियां तुरंत बहाल की जाए। बता दें कि बीते गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस और शिक्षकों के बीच जमकर झड़प हुई थी। कई शिक्षक घायल भी हो गए थे, जिनमें से 60-70 को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बावजूद इसके शुक्रवार को 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी दोबारा इकट्ठा हुए और प्रदर्शन जारी रखा। वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा, हम उनके विरोध प्रदर्शन में उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी मांगे जायज हैं। राज्य में इस समस्या को पैदा करने के लिए ममता बनर्जी मुख्य दोषी हैं। ममता बनर्जी अक्षम है, उन्हें जाना चाहिए। आरजी कर आंदोलन से लेकर इस शिक्षक आंदोलन तक भाजपा का रुख स्पष्ट है, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 9 जून से शुरू होगा, इन मुद्दों को वहीं सुलझाया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के साल्ट लेक स्थित शिक्षा विभाग मुख्यालय विकास भवन के बाहर शुक्रवार को भी शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी शिक्षकों की मांग कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर न किया जाए और उनकी नौकरियां तुरंत बहाल की जाए। बता दें कि बीते गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस और शिक्षकों के बीच जमकर झड़प हुई थी। कई शिक्षक घायल भी हो गए थे, जिनमें से 60-70 को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बावजूद इसके शुक्रवार को 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी दोबारा इकट्ठा हुए और प्रदर्शन जारी रखा। वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा, हम उनके विरोध प्रदर्शन में उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी मांगे जायज हैं। राज्य में इस समस्या को पैदा करने के लिए ममता बनर्जी मुख्य दोषी हैं। ममता बनर्जी अक्षम है, उन्हें जाना चाहिए। आरजी कर आंदोलन से लेकर इस शिक्षक आंदोलन तक भाजपा का रुख स्पष्ट है, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 9 जून से शुरू होगा, इन मुद्दों को वहीं सुलझाया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के साल्ट लेक स्थित शिक्षा विभाग मुख्यालय विकास भवन के बाहर शुक्रवार को भी शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी शिक्षकों की मांग कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर न किया जाए और उनकी नौकरियां तुरंत बहाल की जाए। बता दें कि बीते गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस और शिक्षकों के बीच जमकर झड़प हुई थी। कई शिक्षक घायल भी हो गए थे, जिनमें से 60-70 को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बावजूद इसके शुक्रवार को 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी दोबारा इकट्ठा हुए और प्रदर्शन जारी रखा। वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा, हम उनके विरोध प्रदर्शन में उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी मांगे जायज हैं। राज्य में इस समस्या को पैदा करने के लिए ममता बनर्जी मुख्य दोषी हैं। ममता बनर्जी अक्षम है, उन्हें जाना चाहिए। आरजी कर आंदोलन से लेकर इस शिक्षक आंदोलन तक भाजपा का रुख स्पष्ट है, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 9 जून से शुरू होगा, इन मुद्दों को वहीं सुलझाया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। हम लोग है, ये लोग रात्रि जापन करेगा भी हम लोग भी करना पड़ेगा। ये आज से बोला सब पॉलिटिकल पार्टी आ सकता है, आ रहा है, सपोर्ट दे रहा है। हमारी कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, झंडा लेकर नहीं आ रहा है, हमारा पूरा सपोर्ट है। ये लोग जो डिमांड कर रहा है लेजिटिमेट डिमांड, और इसके जो इसको मैंने पूरा दिक्कत किया है, ये इशू जो बनाया है वो खुद सीएम है। ये बंगाल का कोई अनफिट नहीं है, ओनली अनफिट है बंगाल का सीएम ममता बनर्जी। ममता शुड गो,
she is the main culprit to create this type of problem in our state. बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। हमारी आरजीकर का बहन से लेकर डीए मूवमेंट से लेकर ये जो टीचर मूवमेंट सब में हम लोग का सपोर्ट है। नॉट ओनली सपोर्ट, हम लोग फिजिकल प्रेजेंस भी दे रहा है। और 2016 में जो 22 लाख से ज्यादा एडमिट कार्ड मिला था वो सब का साथ बीजेपी खड़ा हुआ है। हम लोग 9 जून से जो असेंबली का मॉनसून सेशन चालू होने वाला है वहाँ इसको रिजॉल्व करो, नहीं तो असेंबली बंद करो। बढ़ती अगली खबर की ओर, अमित शाह ने नए मल्टी एजेंसी सेंटर का किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए मल्टी एजेंसी सेंटर का किया उद्घाटन। इसके साथ उन्होंने मल्टी एजेंसी सेंटर की बैठक ली। भारत के सबसे अग्रणी खुफिया संलयन केंद्र के रूप में एमएसी 2001 से अस्तित्व में। केंद्रीय गृह मंत्री लगातार एमएसी के तकनीकी उन्नयन का सक्रियता से मार्गदर्शन कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्थित नए एमएसी ने इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट और जांच एजेंसियों को आपस में जोड़ने का काम किया है। 500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नए एमएसी नेटवर्क में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के बदलाव किए गए हैं। नया एमएसी नेटवर्क देश के लेंथ और ब्रेथ में फैला है, जिसमें देश के सभी हिस्से, खासकर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में भी शामिल है। इसमें स्टैंड अलोन सिक्योर नेटवर्क के साथ दूर दराज के क्षेत्रों के जिला एसपी तक लास्ट मील कनेक्टिविटी दी गई। गृह मंत्री ने बैठक में कहा है कि विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के पास जो महत्वपूर्ण डाटाबेस एकाकीपन में काम कर रहे हैं उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाना चाहिए, जिससे नए एमएसी के पास उपलब्ध एडवांस्ड डाटा एनालाइज्ड का फायदा उठाया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए मल्टी एजेंसी सेंटर का किया उद्घाटन। इसके साथ उन्होंने मल्टी एजेंसी सेंटर की बैठक ली। भारत के सबसे अग्रणी खुफिया संलयन केंद्र के रूप में एमएसी 2001 से अस्तित्व में। केंद्रीय गृह मंत्री लगातार एमएसी के तकनीकी उन्नयन का सक्रियता से मार्गदर्शन कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्थित नए एमएसी ने इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट और जांच एजेंसियों को आपस में जोड़ने का काम किया है। 500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नए एमएसी नेटवर्क में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के बदलाव किए गए हैं। नया एमएसी नेटवर्क देश के लेंथ और ब्रेथ में फैला है, जिसमें देश के सभी हिस्से, खासकर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में भी शामिल है। इसमें स्टैंड अलोन सिक्योर नेटवर्क के साथ दूर दराज के क्षेत्रों के जिला एसपी तक लास्ट मील कनेक्टिविटी दी गई। गृह मंत्री ने बैठक में कहा है कि विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के पास जो महत्वपूर्ण डाटाबेस एकाकीपन में काम कर रहे हैं उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाना चाहिए, जिससे नए एमएसी के पास उपलब्ध एडवांस्ड डाटा एनालाइज्ड का फायदा उठाया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए मल्टी एजेंसी सेंटर का किया उद्घाटन। इसके साथ उन्होंने मल्टी एजेंसी सेंटर की बैठक ली। भारत के सबसे अग्रणी खुफिया संलयन केंद्र के रूप में एमएसी 2001 से अस्तित्व में। केंद्रीय गृह मंत्री लगातार एमएसी के तकनीकी उन्नयन का सक्रियता से मार्गदर्शन कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्थित नए एमएसी ने इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट और जांच एजेंसियों को आपस में जोड़ने का काम किया है। 500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नए एमएसी नेटवर्क में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के बदलाव किए गए हैं। नया एमएसी नेटवर्क देश के लेंथ और ब्रेथ में फैला है, जिसमें देश के सभी हिस्से, खासकर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में भी शामिल है। इसमें स्टैंड अलोन सिक्योर नेटवर्क के साथ दूर दराज के क्षेत्रों के जिला एसपी तक लास्ट मील कनेक्टिविटी दी गई। गृह मंत्री ने बैठक में कहा है कि विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के पास जो महत्वपूर्ण डाटाबेस एकाकीपन में काम कर रहे हैं उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाना चाहिए, जिससे नए एमएसी के पास उपलब्ध एडवांस्ड डाटा एनालाइज्ड का फायदा उठाया जा सके। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।